नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि उसमें हमने 3 ऐसे शब्दों पर चर्चा की थी जिन्हें लिखते बरतते समय हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। तो आज का वीडियो उसी वीडियो की अगली कड़ी मान सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में भी हम 3 ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जिन्हें लिखने में अक्सर उलझन हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है शाप या श्राप। वैसे अधिकतर लोग इसे श्राप ही लिखते हैं और श्राप ही बोलते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें श्र आता है, जैसे श्रद्धा, श्राद्ध, श्रेणी, श्रुति इत्यादि। यह संभव था कि यह एक संस्कृत का शब्द होता और समय के साथ इसमें से र का लोप हो गया होता और तद्भव शब्द बना होता शाप। हाँ, संभव था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत में श्रप नाम की कोई धातु ही नहीं है। जो संस्कृत में मूल धातु है वह है शप। शप से बनता है शाप, शप से बनता है अभिशाप, शप से बनता है अभिशप्त, शप से बनता है शाप मोचन। यदि श्रप होती तो हम मान सकते थे कि उसका तद्भव रूप समय के साथ शाप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी अभिश्रप्त, अभिश्राप ऐसे शब्द सुने हैं? नहीं ना? तो आगे से कभी भी उलझन हो तो यह ध्यान रख लीजिए, जब अभिश्रप्त और अभिश्राप और श्राप मोचन नहीं होता तो श्राप भी नहीं हो सकता, सही शब्द शाप ही है। लेकिन मेरी ही तरह आपने भी बहुत बार देखा होगा कि ना सिर्फ किताबों में बल्कि जब बड़े बड़े बाबा लोग प्रवचन उपदेश देते हैं तो वे भी शाप की जगह श्राप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न यह है कि जब श्राप शब्द का कोई मूल ही नहीं है तो फिर यह गलत शब्द इतने बड़े स्तर पर प्रचलित कैसे हो गया? तो इसकी 2 वजहें दिखाई देती हैं, जानना दिलचस्प होगा। एक तो यह है कि हमें ज़बरदस्ती शब्दों के संस्कृतिकरण करने की प्रवृत्ति है। बहुत से लोग इच्छा जैसे साधारण से शब्द को ज़बरदस्ती उसकी संस्कृत करके इच्छा बोलते हैं। इसी तरह से एक वजह और है, वह यह है कि समय के साथ शब्दों का स्वरूप भी बदलता है। कुछ शब्द छोटे हो जाते हैं, कुछ शब्द बड़े हो जाते हैं और कुछ शब्द बिल्कुल ही बदल जाते हैं। जैसे समय के साथ दवा बड़ा होकर दवाई बन गया, इसी तरह से पाटलिपुत्र छोटा होकर पटना बन गया। इसी तरह का एक और शब्द देखिए, एक शब्द है अंग्रेजी में डजन। डजन जब हिंदी में अपनाया गया तो उसमें एक र का आगम हो गया और डजन का बन गया दर्जन। अंग्रेजी शब्द डजन में तो आर था ही नहीं, लेकिन हिंदी में दर्जन हो गया। शायद इसी तरह से शाप शब्द के साथ भी हुआ होगा। शाप शब्द में भी र नहीं था, लेकिन जब समय के साथ उसका स्वरूप बदला तो एक र का आगम हो गया। र कई बार मनमाने तरीके से शब्दों के बीच अपनी घुसपैठ कर लेता है, तो शाप का बन गया श्राप। और आपने देखा होगा कि बहुत सी देसी बोलियों में भी शराब कहा जाता है। आज का दूसरा शब्द है संन्यास। संन्यास की आमतौर पर ये वर्तनियाँ प्रचलित है, लेकिन हम सही वर्तनी की बात करते हैं। संन्यास शब्द बना है सम प्लस न्यास से। सम उपसर्ग लगा है न्यास शब्द में, तब बना है संन्यास शब्द। अब सम प्लस न्यास कैसे संन्यास बनेगा ये देखते हैं। यहाँ हुई है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का नियम यह कहता है कि जब किसी शब्द का आखिरी वर्ण म हो और उसके बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण क से लेकर म तक कोई भी हो, तो जिस वर्ग का वह वर्ण है, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का है, उस वर्ग का पंचम वर्ण जो है वह आ जाएगा और जो पहला शब्द है उसके आखिरी शब्द को प्रतिस्थापित कर देगा या उसका स्थान ले लेगा। अच्छे से खुलकर समझते हैं। यहाँ है सम प्लस न्यास, तो पहले आया है म, सम के बाद में म है अंतिम वर्ण, तो उस नियम के हिसाब से अगर म हो तो हमें आगे देखना है कि अगले वाले शब्द का पहला वर्ण क्या है। पहला वर्ण है न, न्यास का न। न किस वर्ग का है? न है त वर्ग का, त थ द ध न। अब त थ द ध न में आप देखिए पंचम वर्ण क्या है? पंचम वर्ण है न, तो पहले वाले सम के म की जगह हो जाएगा आधा न। तो इस तरह से सन प्लस न्यास शब्द बनेगा और यही सही शब्द भी है। स 2 आधे न और यास, संन्यास, यह सही शब्द है। तो संधि के बाद जो शब्द बनेगा वह संन्यास होगा, लेकिन हिंदी में अनुस्वार युक्त शब्दों का प्रयोग भी प्रचलित है, इसलिए विकल्प से
इस वर्तनी वाला संन्यास भी चलता है और वह भी स्वीकृत है। तो इस तरह से संन्यास की स्पेलिंग या संन्यास की वर्तनी आप इन दो में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये वर्तनी बिल्कुल मत लिखिए क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी और तीसरे शब्द की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगी कि यदि आपने वीडियो पसंद किया है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको उसकी सूचना समय पर उसी समय मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे शब्द की बात करते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा भ्रम होता है। बहुत लोग उलझन में पड़ते हैं कि सही वर्तनी कौन सी है। खुद मुझे इससे जुड़े अनेक सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए तीसरा शब्द आज का जो है वह है राजनैतिक या राजनीतिक। जो लोग राजनैतिक को सही मानते हैं वे राजनीतिक को बिल्कुल गलत मानते हैं, और जो राजनीतिक को सही मानते हैं वे राजनैतिक को बिल्कुल गलत मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो चलिए इन शब्दों को समझते हैं, लेकिन इन शब्दों को समझने के लिए पहले ज़रूरी यह है कि हम संस्कृत के ठक प्रत्यय को समझ लें, क्योंकि इन शब्दों को लेकर जो उलझन होती है उसकी सारी वजह ठक प्रत्यय की जानकारी न होना है। बड़ा साधारण सा है। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है, जब किसी शब्द में ठक प्रत्यय लगता है तो उसका प्रथम स्वर जो है वह दीर्घ हो जाता है और अंत में ठक का सिर्फ इक बच जाता है। जैसे समाज से बन जाएगा सामाजिक, स दीर्घ हो गया, अंत में बचा इक। अर्थ से बन जाएगा आर्थिक, धर्म से बन जाएगा धार्मिक इत्यादि। तो चलिए अब राजनीतिक शब्द को हम पहले देखते हैं। राजनीतिक शब्द कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले आप राजनीति को लीजिए, उसमें ठक प्रत्यय जोड़िए। जब आप राजनीति में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा तो राजनीति से राजनीतिक बन जाएगा। और चूंकि रा पहले ही दीर्घ स्वर है, आ की मात्रा है, तो उसका कुछ दीर्घ नहीं होगा, तो रा तो ऐसे कैसे रहेगा, तो बनेगा राजनीतिक। अब राजनीतिक शब्द तो बन गया, लेकिन अब आप राजनीति शब्द पर ध्यान दीजिए। राजनीति का अर्थ देखिए। राजनीति का अर्थ होता है राजा की नीति, या आज के संदर्भ में राजकाज, राज्य प्रशासन से जुड़ी नीति। तो जब आप राज्य प्रशासन से जुड़ी नीति की बात करेंगे तब राजनीतिक शब्द बनेगा। राजनीति राज्य प्रशासन से जुड़ी नीति से संबंधित जो है वह राजनीतिक है। जैसे राजनीतिक निर्णय, राजकाज से जुड़ा निर्णय। राजनीतिक आंदोलन, राजनीति से जुड़ा आंदोलन। राजनीतिक सभा, राजनीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सभा। तो कुल मिलाकर जब राजकाज की नीति से संबंधित यानी रिलेटेड टू पॉलिटी या पॉलिटिकल कहना हो तो शब्द बनेगा राजनीतिक। अब राजनैतिक शब्द को देखिए। राजकाज की नीति से संबंधित इस अर्थ में या इस संदर्भ में राजनैतिक यह वर्तनी सही नहीं है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले नीति शब्द लिया गया, नीति शब्द में ठक प्रत्यय लगाया गया। जब नीति में ठक प्रत्यय लगाया तो उससे नैतिक बना, इक बच गया। नीति में जब एक ठक प्रत्यय लगा तो देखिए ठक प्रत्यय लग के क्या होगा, इक बचेगा, तो नैतिक हो गया। और न पे जो बड़ी की मात्रा थी उसकी वृद्धि हो गई और वो ऐ की मात्रा बन गई। तो जब बड़ी ई से ऐ बन गया तो शब्द बन गया नैतिक। और नैतिक का अर्थ क्या होता है, नैतिक का अर्थ होता है मॉरल। तो अब इस नए बने नैतिक शब्द का समास किया गया है राजन के साथ। तो जब राजा के साथ नैतिक का समास किया गया तो अर्थ बना राजा का नैतिक। जैसे राजा का नैतिक कर्तव्य। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल या पॉलिटी से रिलेटेड इस संदर्भ में राजनैतिक वर्तनी सही नहीं है। जरा सोचकर देखिए, यदि उस संदर्भ में भी राजनैतिक सही होता तो राजनीति के जानकार को सिर्फ राजनीतिज्ञ ही क्यों कहते, राजनैतिज्ञ क्यों नहीं कहते? की सीधी सी वजह है कि राजनैतिक शब्द में पहले नैतिक शब्द बनाया गया नीति में ठक प्रत्यय जोड़ के, और फिर उसका राजा के साथ समास किया गया है, जिससे उसका अर्थ और संदर्भ बदल गया है। अर्थ का उल्लेख मैं अवश्य करना चाहूंगी। जितना इस शब्द ने राजनैतिक और राजनीतिक की वर्तनी ने आपको परेशान कर रखा था, उतना ही मुझे भी कर रखा था। किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, और तब मेरी मदद की है नीलेश बोडस जी ने। अष्टाध्यायी.com नाम से इनकी वेबसाइट है और इसी नाम से इनका YouTube चैनल भी है, आप ज़रूर देखिएगा।
इन्होंने मुझे इन शब्दों को अच्छी तरह विस्तार से समझाया है। ये संस्कृत के बहुत विद्वान हैं, तो इनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी ओर से भी और अपने सभी दर्शकों की ओर से भी। मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।